नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी का 8वां गद्य पाठ पढ़ने वाले हैं, जो है तत्सत, जिनके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तत्सत का अर्थ है वही सत्य है, वही अर्थात ईश्वर। तो यहाँ पर लेखक हमें इस तत्सत कहानी के जरिए हमें यह बताना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में उसी का शासन है, मतलब ईश्वर का ही शासन है। प्रकृति ईश्वर की अद्भुत और अनमोल देन है। नदी, पर्वत, वायु, वन और उपवन सहित कण कण में ईश्वर की सत्ता स्थापित है या व्याप्त है। हमारे तन मन पर भी उसी का शासन है। ईश्वर का वास हर कणों में है, हर जगह पर है। प्राणी, पशु या मनुष्य, सब में ईश्वर स्थापित है। हमारे तन मन पर भी उसी का शासन है। अगर कोई शाश्वत है, कोई चिरंतन है, तो वह है ईश्वर, और यही अंतिम सत्य है। तो हमें यहाँ पर इस कहानी में लेखक बताना चाहते हैं कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है। तो हम कहानी पढ़ने से पहले लेखक का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय कर लेते हैं। तो कृपया करके आप सभी छात्र अपने अपने किताबें निकालें और पेज नंबर 39 से 43 देखें और ध्यान दें। ठीक है, आगे देखिए। लेखक परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। तो उनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए थे, लेकिन बाद में वह 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा उन्होंने छोड़ दी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की
अतल स्पर्शी गहराई में सोही रहती है। तो उनके जितने भी कहानियाँ हैं उनमें उनके मूल विचार तत्वों को जगाने वाले विचार है। जो जीवन की समस्याएं हैं उनको अतल स्पर्शी गहराई में जो सोही हुई समस्या है उनको उजागर करने का काम वो करते हैं। आप पद्म भूषण से सम्मानित है। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। आगे देखिए उनकी प्रमुख कृतियाँ। त्यागपत्र, कल्याणी ये उनके उपन्यास संग्रह। पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या ये उनके कहानी संग्रह। पाप और प्रकाश ये उनके नाटक संग्रह। मेरे भटकाव ये और वे ये उनके संस्मरण। साहित्य और संस्कृति ये उनकी आलोचना रचना है आदि। आगे देखिए विधा परिचय। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। जो इनकी जो विधा है वह कहानी विधा है। तो कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। जो मानव की संवेदना है उनके अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ को इस कहानी में प्रस्तुत किया जाता है। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता रही है। तो कहानी में कभी कभी मनोरंजन किया जाता है तो कहीं पर किसी घटना का चित्रण किया जाता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। तो कहानियों का उद्देश्य वही होता है जो समाज में चलने वाली कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ और आडंबर उनको उजागर कर उनको नष्ट करने का काम कहानी करती है। आगे देखिए पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, ये प्रतीकात्मक है। तो हमें यहाँ पर जो कहानी बताई है वो प्रतीकात्मक रूप की कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस कहानी में लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हम मनुष्य हमारे अंदर अहंकार को बढ़ा लेते हैं और बुद्धि, शक्ति और ज्ञान के अहंकार में चूर होकर हम
सबसे श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। लेकिन इस कहानी के जरिए हमें लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है। मतलब सबका जीवन यहाँ पर इस धरती पर, इस सृष्टि में किसी अर्थ लेकर ही यहाँ पर वो आए हैं और अपनी अपनी जगह वो महत्वपूर्ण है। पर अंत में सभी को उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। मतलब इस सारे से वही सर्वशक्तिमान है, उसका ही अस्तित्व सबको स्वीकार करना पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो हमने यहाँ पर लेखक परिचय देख लिया, प्रमुख कृतियाँ देखी, विधा परिचय देखा और पाठ परिचय भी देख लिया। अब हम आगे कहानी को विस्तार से देखते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोहों में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाँव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। तो दो शिकारी निकले थे शिकार करने के लिए, तो वन में निकल पड़े। वैसे तो वो शिकारी पुराने थे, तो वो वन में जाकर रुक गए वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल को देखते ही वो डरने लग जाते हैं। तो वहीं पर एक बड़े पेड़ की छाँव में उन्होंने आश्रय ले लिया। वहाँ पर वो ठहर गए और आपस में एक दूसरे से बैठकर बातें करने लगे। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बात कर विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाँव में ये कौन थे? वे कौन गए? तो वहाँ पर उस बड़े पेड़ के नीचे छाँव में बैठकर जो दो शिकारी थे वो बातें कर रहे थे आपस में। तो जंगल के बारे में, वन के बारे में बातें कर रहे थे। कितना भयानक जंगल है, भयानक वन है, इस बारे में वो बात कर रहे थे। और ऐसे ही वो बातें करते हुए विश्राम करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ पर उसी जगह पर एक शीशम का पेड़ है। तो वो बड़ दादा से पूछने लगता है कि बड़ दादा, अभी अभी तुम्हारी छाँव में ये जो बैठे थे ये कौन थे? बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। तो शीशम ने कहा कि कौन थे हो? हम उन्हें नहीं जानते, तुम जानते होगे, लेकिन वो कौन थे मुझे भी बताओ, कौन थे वो? दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। तो बड़ दादा ने शीशम से कहा,
जब मैं छोटा था तब इन्हें देखा था, इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, सिर्फ तना ही तना रहता है। तुमने देखा नहीं कि दोनों तने पर, शाखाओं पर किस प्रकार से वो चलते हुए निकल गए। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, मतलब इतने ही ऊंचे रहते हैं। इनका कद बढ़ता नहीं क्या? ऊंचे नहीं उठते क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है? तो बड़ और शीशम आपस में बातें करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे नहीं बढ़ सकते। उनमें जड़ें नहीं होते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। न जाने वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते रहते हैं। इतने में बबुल, जिसमें हवा साफ छन कर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिनके तन पर कांटे थे, बोला। इतने में उनके पास ही एक बबुल का पेड़ था। उसने कहा, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? तो यहाँ पर बबुल कहता है बड़ दादा से कि तुमने किसी वन को देखा है? ये जो यहाँ पर जो अभी अभी गए, तो इन्होंने वन के बारे में बातें कर रहे थे, तो आपने देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ सुना तो मैंने भी था। वह वन क्या होता है? शीशम ने कहा, हाँ मैं भी सुन रहा था कि वो वन के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन वन क्या है मुझे भी बताओ। बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। तो बड़ दादा ने उनसे कहा कि सच पूछो भाइयों, मेरी उम्र इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन आज तक मैंने भी वन को कभी नहीं देखा है। सभी जानवर मैंने देखे। शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। वर्ण ने कहा कि मैंने अब तक सारे जानवरों को देखा है। शेर को देखा, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वो शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़ दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो? हमारी तो सबसे प्रीति है। अरे भैया, डरावने किसे कहते हो? हमारी तो सबसे मित्रता ही है, तो हमें किससे डर लगेगा? बबुल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है। मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। तो बबुल ने कहा, मैं प्रीति की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, लेकिन वो जो आदमी थे वन के बारे में भयानक बातें कर रहे थे, जरूर वह जो वन है वो चीतों से भी बढ़कर होगा। दादा, दादा सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की
लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। हमने देखा है कि शेर चीतों को किस प्रकार से आदमी मार गिराता है आग की लपट से, लेकिन आज तक हमने वन की लाश नहीं देखी है। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे थे और इस तरह से वहाँ पर सभी जो पेड़ थे आसपास के, जिसमें साल, सेमर, सीरस सभी पेड़ उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। तो वन के बारे में किसी को कोई पता नहीं था, लेकिन डर सबको लग रहा था। इतने में पासी जो पास खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। तो उनकी बातचीत चल ही रही थी सभी पेड़ों की। तभी वहाँ पर एक बांस का पेड़ खड़ा था, जो थोड़ी सी हवा आने पर खड़खड़ जैसा आवाज़ करता था। उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ में कहा, आवाज़ देकर कहने लगा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। तो बड़दादा ने गंभीर वाणी में उसे कहा, तुम बहुत तीखा बोलते हो, लेकिन ये बताओ, तुमने कभी वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। बांस ने रीति आवाज़ में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन वन इस प्रकार से आवाज़ करती रहती है। मुझे लगता है उसे ही वन कहते होंगे।